नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ की जहां लाल आतंक के बाद दूसरा कोई बड़ा आतंक है तो वो है गजराजों का आतंक। आए दिन छत्तीसगढ़ में गजराज यानी कि हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में इंसानों और हाथियों में द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। कभी इसका खामियाजा इंसानों को तो कभी खुद हाथियों को भुगतना पड़ता है। और ये स्थिति तब है जब हाथियों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आज चर्चा इसी मसले पर, क्या जंगलों में कॉर्पोरेट की दखल ने हाथियों को बेघर किया? छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण को लेकर अब तक आखिर क्या कदम उठाए गए? मुआवजे का मरहम हाथी और इंसानों के संघर्ष को रोक पाएगा? इस मसले पर बातचीत के लिए मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में गजराज फिर गुस्से में है। गजराज के गुस्से का आलम यह है कि अब रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांकेर, अंतागढ़ समेत कई जगहों पर हाथियों का आतंक बढ़ गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इंसानों और हाथियों में टकराव बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा जिलों में हाथियों का आतंक है। पिछले 3 साल में करीब 270 लोगों की इसमें जान चली गई है। मुआवजे के तौर पर करीब 80 करोड़ रुपए बांटे भी गए हैं। 2011 से 2017 के बीच हाथियों के लिए 12 से ज्यादा योजनाएं बनी। इन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। तो तमाम कवायदों के बाद भी छत्तीसगढ़ में हर साल कई जिंदगियां गजराजों के गुस्से का शिकार हो रही है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016-17 में 74 लोगों की हाथियों के हमले में मौत हुई, तो 2017-18 में 74, 2018-19 में 56 और 2020-21 में फरवरी तक 57 लोग गजराज के गुस्से का शिकार हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही गजराज के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, बल्कि गजराजों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संदिग्ध मौत का ग्राफ भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। 2017-18 में 11, 2018-19 में 17, 2019-20 में 9, तो 2020-21 में फरवरी तक 12 हाथियों की मौत हो गई। उधर विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष सरकार पर उदासीनता का आरोप लगा रहा है। इनको लोगों की फसल को बचाना, हाथी और मानव के द्वंद्व के कारण मानव की जो डेथ हो रही है उसको बचाना, हाथियों का जो शिकार हो रहा है उसको बचाना, इन सब की इनको कोई चिंता नहीं है। और ये एक गंभीर बात है कि हाथी जैसे इतने विशाल प्राणी को भी लोग शिकार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, और हाथियों के आतंक के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी समस्या तो है, लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर है और पीड़ितों को समय समय पर मुआवजा दिया जाता है। नुकसान का जो आकलन है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। अब मैं समझता हूँ कि बेहद सारी जानकारी वन विभाग के पास होगी, और व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उनके द्वारा हाथियों के द्वारा किए जा रहे नुकसान का आरबीसी में और फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो प्रकरण बनते हैं मुआवजा के, सहायता के, क्षतिपूर्ति के, वो सारी कार्रवाई सरकार के स्तर पे किया जाता है। तो बात कुल मिलाकर मुआवजे के मरहम पर घूम फिर कर आ गई। इस बात का जवाब ना तो सत्ता पक्ष के पास है और ना ही 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली विपक्ष के पास कि एलिफेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इंसानों और गजराजों के बीच टकराव खत्म होने के बजाय बढ़ कैसे गया। करोड़ों फूके लेकिन हाथी को नहीं बना पाए साथी। हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। लेमरू प्रोजेक्ट भी अधर में लटका हुआ है। भानुप्रतापपुर में लोग रत जगह को मजबूर हैं। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन हाथियों पर अब तक लगाम नहीं लग पाई है। हाथी और मानव का द्वंद्व छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। चलिए, तो हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका। इसके साथ ही विकास दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है आपका भी। अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका भी।
आगे अब बढ़ते हैं। विकास दुबे जी, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के बाद हम इसी पर ही बात कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं वो है हाथी। स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि न जाने कब हाथी उन पर हमला करते। तो ऐसे में अब ये हाथी गांव तक तो पहुंच ही रहे थे, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग, और अब तक आखिर क्यों नहीं कुछ ऐसी प्लानिंग तैयार की गई ताकि हाथियों के दल को रोका जा सके? करिश्मा जी, स्वाभाविक सी बात है, इस पे कारण पे जाना पड़ेगा कि हाथी ऐसा करते क्यों हैं जी, और ऐसी परिस्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसका स्थायी समाधान तो सरकार ने प्रारंभ कर दिया लेमरू प्रोजेक्ट के द्वारा। 4 वन मंडल क्षेत्रों को मिला करके उसे 1995 हेक्टेयर में निर्माण के लिए सर्वे भी जारी किया गया है जी, और उसके आधार पर काम किया जा रहा है। ये तो स्थायी समाधान की बात हो गई। रह गई बात तत्कालीन, उसको हाथी के दल जो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनको अपने मार्ग पर वापस भेजकर जंगलों की ओर भेजना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसको वन मंडल के अधिकारी लगातार प्रयास करके कर रहे हैं जी। लेकिन इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। इतनी ज्यादा खदानें, इतना ज्यादा शहरीकरण हो चुका है कि उनके जो मार्ग है, हाथियों का मार्ग है, वो बाधित हुआ। हाथियों की याददाश्त काफी मजबूत होती है, वो अपने मार्ग को सालों साल उपयोग करते हैं और एक समय पे आते हैं, एक समय पे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया जा सकता है, ये उसका तत्कालीन समाधान है। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी की सरकार इस बात पे बिल्कुल गंभीर है, किसानों के हित के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए। और ऐसा उपाय जो बीजेपी की सरकार ने पिछले 15 वर्ष में सोचा भी नहीं था, उन्होंने इसका सर्वे करना चालू कर दिया। 4 वन मंडल क्षेत्र को, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, इन क्षेत्रों में 1995 हेक्टेयर का एलिफेंट रिजर्व बनाने का काम, सर्वे भी शुरू हो चुका है और उसके अंदर 100 करोड़ का रेस्क्यू एक स्थल भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा काम जो कि स्थायित्व देगा इस समस्या के समाधान को। ठीक है, अजय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं लौटूंगी विकास जी आपके पास, कई सवाल मेरे जहन में भी हैं, लेकिन पहले अजय दुबे जी से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, आपसे समझना चाहेंगे आखिर क्यों हाथी अब इतने उग्र हो रहे हैं। ये जो द्वंद्व है इंसान और हाथियों के बीच में अब बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे की हम क्या वजह समझे, और आखिर क्यों हाथी अब रिहायशी इलाकों की तरफ आगे रुख कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हाथी उग्र नहीं हुए हैं जी, और न तो हाथी खतरनाक जानवर है, एक इस पृथ्वी पे उसका अधिकार है। एलिफेंट राइट्स पर हमें फोकस करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि माइनिंग की एक्टिविटी हो या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो या जो इलाके इंसान ने अपनी सुविधा के लिए तैयार किए हैं, उनको विकास का नाम दिया है। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि इस समुचित विकास में क्या हाथी या अन्य वन्य प्राणी, उनके लिए कितना स्थान है? हाथी उग्र तब होता है जब उसकी फूड साइकिल डिस्टर्ब होती है। फूड साइकिल का आशय ये है कि जो भी वो खाता है, जहाँ भी आप जंगल वृक्ष काट रहे हैं, अंधाधुंध काट रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं वो उग्र हो रहा है, वो रहवास क्षेत्र में क्यों घुसता है, वो खेतों को क्यों उजाड़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है और इस पूरे प्लान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट और केंद्र के बीच में। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में या मूक बेजुबान प्राणी या प्रकृति के साथ भाजपा या कांग्रेस नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल नहीं जानता कि कौन सी पार्टी की सरकार है, कौन सी नहीं है, और ये मुद्दे। हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने क्या हाथी के मुद्दे को प्राथमिकता पे रखा है? क्या उन्होंने इस मुद्दे पर संवाद किया है केंद्र से? क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है
कि जो झारखंड और उड़ीसा से जो हाथी आते थे वो क्या इस वक्त उनकी संख्या बढ़ी है? आपको आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्ष पहले उड़ीसा और झारखंड से जो हाथी छत्तीसगढ़ आए थे उनमें से 40 के करीब हाथी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आ गए हैं और सिवनी में शिकार भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले बलरामपुर में शिकार हुआ था। तो उनके मूलभूत जो आवश्यकता है हम उसको भय के तौर पे ना देखें, हमें अपने सुविधा और अपने अधिकारों का जिस तरह से चिंता है हाथी के साथ भी होनी चाहिए। हाथी के साथ एक्सपर्ट्स के लिए फील्ड में लेमरू एलिफेंट रिजर्व की बात है, रेस्क्यू सेंटर की बात है। रेस्क्यू सेंटर सेंट्रल जू अथॉरिटी कि कई आपत्तियों के कारण अभी भी वो पूरा एक्टिव नहीं हुआ है। वहां पर जो मैन पावर चाहिए एलिफेंट रिजर्व के लिए, जमीन का अधिग्रहण करना मुद्दा नहीं है। क्या वहां पे आपने मैन पावर जो एक्सपर्ट्स हैं क्या आपने डिप्लॉय किए, क्या नियुक्ति हुई है, क्या वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस पर बैठा, क्या बात हुई, कितना बजट अलॉट हुआ है? ये सब फैक्ट्स आप एक व्हाइट पेपर के थ्रू आप सामने लाइए, क्योंकि हाथी अब आएंगे और उनका आना भी चाहिए, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जरूरत है कि उनकी सुविधा पर आप नाइंसाफी मत करिए। चलिए ठीक है सर, आप आपने उनके बहुत लिए ही जंगल को यदि उजाड़ रहे हैं, विकास यदि हो रहा है और ये तो जो सवाल विकास की बनता है परमिशन विकास होती जी है। से, जो सवाल आपने उठाए हैं कि इस मुद्दे को आखिर प्राथमिकता के साथ क्यों नहीं रखा गया, इस समस्या को मैं ये कहूंगी। जानकारी मिल रही है, सुशांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका भी। जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि नक्सलवाद एक समस्या, कुपोषण एक समस्या, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और समस्या है हाथियों के आतंक की। आखिर क्यों नहीं अब तक इस पे कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया? हमने कांग्रेस से भी सवाल पूछा, हालांकि तमाम तरीके की उन्होंने योजनाएं बताई कि जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, लेकिन वैसा जवाब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? आपकी भी सरकार रही है, लेकिन अब तक आखिर क्या आपको लगता है कि इस विषय पर आपने गंभीरता के साथ विचार किया है? आपकी सरकार ने गंभीरता के साथ विचार किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में वन संरक्षण से बहुत सारे काम हैं, परंतु तकनीकी दिक्कत ये आती है कि हर वनों के विरुद्ध जब व्यवस्था का निर्माण करना होता है तो बहुत सारे शासकीय मापदंडों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, वन्य जीव जंतु बोर्ड की नियमावली हो, बहुत सारी नियमावली का पालन करता है। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व और पूर्व मंत्री महेश गागड़ जी के नेतृत्व में मोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री थे और गणेश राम भगत की तरह के लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के बहुत सारे काम। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी नियमावली और कोई भी कार्य जब मैदानी स्तर पर ले जाएगा तो समय मोटिवेशन होता है। पिछले 2 वर्षों से जीव जंतु बोर्ड की एक बैठक, क्योंकि जीव जंतु बोर्ड के पहले अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री, इस सरकार ने एक बैठक नहीं कर पाए हैं और केंद्र सरकार के पास जो योजनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने छोड़ी थी काम करते हुए, वो आज तक लागू नहीं करा पाए और ना उसका मत ले पाए क्योंकि बैठक नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वन मंत्री जी से मांग करूंगा कि जीव जंतु बोर्ड की बैठक सुनिश्चित करें और उसमें हाथियों के संरक्षण के और अन्य वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के कार्य को गति दे रही है। ठीक है, ठीक है। विकास दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आखिर क्यों इस पर गंभीरता के साथ विचार नहीं किया गया? बीजेपी का भी यही कहना है कि अब तक हमने भी ऐसी कोई बैठकें नहीं देखी कि जिसमें हाथी के मुद्दे को लेकर आप लोग कोई बैठक कर रहे हो और बातचीत कर रहे हो। करिश्मा जी, मैं आपके सवालों के जवाब साथ साथी भाई का भी जवाब दे देता हूं। और इसके साथ ही सर मैं ये भी चाहूंगी कि अजय दुबे जी ने भी यहाँ पे कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, इस पर भी आप जवाब दें, क्योंकि केंद्र और राज्य को मिलकर इसमें काम करना है। इतनी सारी योजनाएं बनाई गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, रखें अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रयास की बात। जी, आपको याद होगा 5 करोड़ ब्लॉक को निरस्त करने का निवेदन किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिसका स्वीकार हुआ, जिसका प्रतिफल ये रहा कि 5 वन मंडल क्षेत्रों को मिलाकर 1995 हेक्टेयर में एलिफेंट रिजर्व बन रहा है। दूसरा, उसके अंदर में 100 करोड़ का रेस्क्यू सेंटर भी प्रस्तावित है, जिसका सर्वे पूर्णतः चालू है। अगर ये चीज नहीं होता तो बैठक हुई है तभी तो ये निर्णय हुआ है, प्रयास हुआ है तभी तो वो हुआ। तीसरी चीज,
हाथी एक जीव है, उसे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो मार्ग पर आता है, अपने भोजन को खाता है और आगे चला जाता है। ऐसा क्या हुआ पिछले 15 साल में कि छत्तीसगढ़ में कितनी खदानें हुई, कितने जंगल कटे, लेकिन प्रयास एक भी नहीं हुआ। हमारे साथी भाई बता रहे थे कि ये वन मंत्री, ये मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। आपने प्रयास किया जंगलों को तबाह करने का। हमारी सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी ने उस को निरस्त किया। क्योंकि भाई साहब आपने बोला, मैं सुना, अब आपको जवाब दे रहा हूं और आपको सुनना पड़ेगा। आप 15 साल में आपकी सरकार ने क्या किया? आपने सिवाय खदान बांटने का कुछ नहीं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए काम किया, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सत्य सामने नहीं सियासत हो, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे आप दोनों को मिलकर विचार करना चाहिए। अभी भी आप 15 साल की योजनाओं को लेकर यहाँ पे चर्चा किया क्या? हमारी सरकार तो प्रयास की है। दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। अजय दुबे जी, आप सुन रहे हैं, देखिए अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहा है कि आपने 15 साल में क्या किया, योजनाएं आखिर क्यों नहीं चलाई गई पूरी तरीके से। अजय दुबे जी, आप इस पर रिएक्शन आप जवाब नहीं सुन सकते। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अजय दुबे जी, देखिए करिश्मा जी, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। हाँ, मेरा ये कहना था कि राजनेताओं, दरअसल राजनीतिक पार्टियों में पर्यावरण और वन प्राथमिकता का विषय नहीं है। इनके घोषणा पत्र में जंगल और जंगल के जीव जंतु इनके लिए नहीं। इसीलिए इस मुद्दे पर जब भी आप चर्चा करेंगे तो राजनेताओं में आपसी विवाद और बहस इसलिए होता है क्योंकि उनको श्रेय लेना है। उनको श्रेय लेके जग को बताना है, दुनिया को, कि हम कैसे बेहतर हैं। मेरा कहना है कि प्रकृति के साथ आप जो भी बातचीत करते हैं या जो भी काम करते हैं वो दिखना चाहिए, वो विजुअल्स आने चाहिए। दावे तो इंसानों के साथ होते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, जो भी है। मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आज मैं कांग्रेस के मित्र को बताना चाहूँगा, हमारे जो मित्र हैं विकास जी, कि 1939 में छत्तीसगढ़ के जंगलों का इतना बढ़िया प्रबंधन था कि जबलपुर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सरगुजा से 26 हाथी गए थे और बड़ी भव्य रैली निकली थी। तो उस वक्त 1939 में छत्तीसगढ़ का जो इतना योगदान था उस वक्त, और वाइल्ड लाइफ के लिए लोग उस समय राजनेता उसका सम्मान करते थे। तो आज भी हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यदि बेहतर होती है तो उससे जुड़े हुए लोगों का पर्यटन और अन्य माध्यम से आजीविका भी चलती है। हाथी यदि आप एलिफेंट रिजर्व बना रहे हैं तो मेरा एक ही प्रश्न था कि कागज में हमने रिजर्व घोषित किया, हमने 4 वन मंडल ले लिए, लेकिन उन वन मंडल में हमने रेस्क्यू सेंटर भी डेवलप किया। तो कितना स्टाफ आज तक आप नियुक्त कर पाए? आपने कितना खर्चा किया? आप जब स्टाफ रखेंगे, जब आप उनके लिए ग्रासलैंड मैनेजमेंट, जो आपके वहाँ पे जंगल की जो ज़रूरत है हाथी की, उनको आप बढ़ाएंगे, पेड़ पौधे जो भी ज़रूरत होती है, जिससे कि उसकी आवश्यकता, उसका भोजन पूरा हो जाए और वो इंसानों के इलाके में न जाए। आप कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए, इसका जवाब लेते हैं। विकास दुबे जी, जवाब दीजिए, इन सवालों का जवाब दीजिए। इतने करोड़ों रुपए हाथियों के संरक्षण के लिए रखे गए, लेकिन आखिर जमीनी तौर पे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? 270 लोगों की मौत हुई है अगर हम पिछला रिकॉर्ड अगर खंगाले तो, और अब तो हाथी जिस तरीके से आगे दस्तक दे रहे। जी बिल्कुल, इन सवालों का जवाब दीजिए। करिश्मा जी, मैं अजय जी की भी सवालों का जवाब सम्मान करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए योजना का होना बहुत आवश्यक है, और उस योजना को होने के लिए बजट का होना आवश्यक है। ये सारी चीज की व्यवस्था हो गई। हमारी कांग्रेस की सरकार को अभी मात्र 2 से 2.25 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं जी। इस बीच कोरोना काल लगातार जारी है। उसके चलते भी जो जो काम हमारी सरकार कर सकती थी उसने किया और लगातार कर रही है जी। हमको प्राथमिकता के आधार पे काम करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है। ठीक है। इस दृष्टि से कोरोना से जुड़ना, उसके बाद कांकेर क्षेत्र में जो हाथियों का आक्रमण हुआ है उसका समाधान तत्काल प्रभाव से करना, एक
दूसरा, अजय जी की सवाल का जवाब देता हूं कि कितने स्टाफ रखे, कितना पैसा खर्च हो चुका है, इसका मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन सर्वे का काम जरूर शुरू हो जाए, चाहे आप अपने स्तर पे पता कर सकते हैं। और अगर सर्वे हुआ है तो ये मान के चलिए कि वो काम भी होगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। 15 साल से बीती हुई सरकार ने क्या किया, मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, वो आपके सामने है। ठीक है, उन्होंने केवल खदानों का आवंटन किया, उत्खनन किया, रॉयल्टी कमाई। एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जो जनहित में हो, हाथियों जीव जंतुओं के हित में हो। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोप लगाना। अरे हमने कागज पे काम कर लिया, फील्ड पे सर्वे हो गया, इसका अर्थ है कि काम होगा। विकास दुबे जी की एक बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर ही आगे काम किया जाता है। और इस वक्त कोरोना काल था, सरकार का पूरी प्राथमिकता सरकार की कोरोना को नियंत्रण करने में थी। लेकिन अगर हम बीजेपी के शासनकाल की बात करें, तब तो ऐसी कोई चुनौतियां नहीं थी, कोरोना की ऐसी कोई चुनौतियां नहीं थी। क्यों नहीं आखिर उस समय इस पर ध्यान दिया गया और इस मुद्दे को गंभीरता के साथ क्यों नहीं लिया गया? जी सुशांत जी। मैं कुछ विषय अपने साथी विकास जी से और माइनिंग में ध्यान दे रहे थे, वो खदान करने में, कमीशन खोरी। विकास जी, अगर हम खदानों पर ध्यान दे रहे थे तो आज आपकी सरकार है, जनता ने जनादेश आपको दिया, निरस्त कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर लेमरू हाथी प्रोजेक्ट सरगुजा में और कानपुर, बिल्कुल सुनिए, हमारी सरकार ने कोल ब्लॉक जो आवंटन था उसको भी रद्द किया, रॉयल्टी को महत्व नहीं दिया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने जीव जंतु और जीवन को महत्व दिया है, पर्यावरण को महत्व दिया है। आप अपनी बात रखिए। ठीक है सुशांत जी, अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में समय की कमी है, आप अपनी बात रखें। और मैं आता हूँ हाथियों के संरक्षण के विषय पर। मैं हाथियों के संरक्षण के विषय पर आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। आप जवाब दीजिए सुशांत जी, आप जवाब दीजिए, आपके जवाब दीजिए। केम्पा की राशि का सदुपयोग नहीं कर पाई है सरकार 2 वर्षों में, और उस केम्पा की राशि का दुरुपयोग करते हुए अन्य कार्यों में ले जा रही हाथ जीव जंतु संरक्षण कार्य के बजाय केम्पा की राशि का बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने 15 वर्ष में क्या किया ये बताइए। मैं आपको 15 वर्ष की सरकार में आप लोगों ने क्या किया ये बताइए। अभी भी आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं। बीजेपी के 15 साल के शासनकाल पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर, इस पे अब प्राथमिकता अब इस विषय पर भी देनी होगी। विकास दुबे जी, अब कोरोना काल जिस तरीके से ये तो अब चलता ही रहेगा, लेकिन अब प्राथमिकता इस पे भी देनी होगी हाथियों के संरक्षण को लेकर। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।